तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे और उसी के चलते आज मैं आपको 25 तारीख को 25 जुलाई को जो आपका सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसको उसके पूरे 25 क्वेश्चन मैथ्स के हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एसएससी सीपीओ के भी प्रैक्टिस कराइए, तो इसके बाद में एसएससी सीपीओ का एग्जाम लेकर आने वाला हूँ। आप चैनल पर यदि पहली बार आए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। ठीक है। और अभी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, आपको पता है कि एसएससी ने कुछ धमाके कर रखे हुए हैं। एसएससी अभी सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि एसएससी ने बीते कुछ दिनों से बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो टाइम से हर चीजें ला रहा है, टाइम से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। आपका जो एसएससी सीपीओ एसएससी फेज 12 है उनके एग्जाम हालांकि हो जाना था, लेकिन वो अभी कवर नहीं हुए हैं आपके। मतलब एक महीने लेट आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसके जगह पर एसएससी ने अपनी न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी है, एसएससी ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है और उसके साथ साथ एसएससी ने अपना जो वेंडर था उसको भी चेंज कर दिया है। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या चल रही है, आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं इन सभी चीजों को लेकर कि सर क्या अब एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा, क्या एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने वाला है, क्या अब हम एसएससी सीजीएल नहीं निकाल पाएंगे, क्या अभी तक हमने जो प्रैक्टिस करी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्या उससे कोई लॉस होने वाला है। भाई बिल्कुल भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेंडर चेंज होने से ये नहीं हो जाता कि वो पैटर्न चेंज कर देंगे। एग्जाम पैटर्न वही रहेगा, क्योंकि एसएससी तो एसएससी ही है ना भाई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो अभी तक है, कमीशन तो वही है आपका। तो कमीशन तो रहेगा अंडर उनकी गाइडलाइन के, मतलब उसके अंडर ही काम करना पड़ेगा ना जो भी वेंडर आ रहा है। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके वेस्ट जाएंगे, आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। आप जब उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नए क्वेश्चन बनाकर तो आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं। ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस उन्हीं को करना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। वो क्या है वो सब मैं अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। आप कमेंट में मुझे बताएं यदि आप इसके बारे में डिटेल में चाहते हैं, तो अगली वीडियो में उसके बारे में ला रहा हूँ, जिसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा कि आखिर इसके चेंज होने से आप पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और अब आपको प्रिपरेशन किस तरीके से थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है। तो वो बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम 25 तारीख को जुलाई में जो आपका सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट होता है उसके पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाइए भाई, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रहा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 माइनस 1125 इसको सॉल्व करने से पहले एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पर बोला आपसे कि आपको निकालना है फॉर एग्जाम्पल साइन। आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि साइन 225 की वैल्यू निकालना है आपको। साइन 225 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको निकालना है। ठीक है। अब इसको निकालने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देखिएगा। ये आपका जो होता है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसमें आपको बताता हूं मैं। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, ये सभी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये थर्ड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में देखिए, यहाँ आता है साइन, यहाँ आता है कॉस, यहाँ आता है टेन, यहाँ आता है कॉसेक, यहाँ आता है सेक, और यहाँ आता है कॉट। इस वाले में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। इस वाले क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। इस वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। बस इन बातों को थोड़ा थोड़ा अभी समझ लो, क्योंकि जिन जो लोग इस तरीके के क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ये सॉल्यूशन डिटेल में बता रहा हूँ। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 के बाद फिर 90 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 360, और इस तरीके से साइकिल चलती जाती। फिर 90 ऐड होगा तो ये 450 हो जाएगा, और फिर अगले में 90 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, अगले में 90 आप फिर से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 540। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर मेरा बताने का मोटिव ये है आपको कि ये जो दो क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये जो ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, एक लाइन तो ये होती है, एक लाइन ये होती है। तो ये वाली लाइन में जो कहीं ना कहीं 90 के मल्टीपल चलते हैं, 90, 270, इस तरीके से। ठीक है, 90 के फॉर्म में चलते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो 0, 180 इस तरीके की चीजें चलती है। तो जो भी 90 वाले से ऐड कनेक्टेड होगा ना, वहां पर फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज होता है, बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है। फंक्शन चेंज होता है। और जो 180 से कनेक्ट होता है वहां फंक्शन चेंज नहीं होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, फंक्शन चेंज होता है तो इसमें कैसे होता है, जो भी चीज साइन में लिखी होगी ना, जो भी साइन में लिखी होगी ना वो किस में चेंज हो जाएगी। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा।
साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस जो होगा एक सेकेंड, सेक जो होगा वो कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा, और टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है। इस तरीके से ये कन्वर्जन होगा। ठीक है। अच्छा, ये कन्वर्जन तो हो गया सर, चेंज हो गया। अब यहाँ से क्या बात समझ में आई? अब वापस हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन अपना था साइन 225, तो ये पूरा रब कर रहा हूं मैं। हमारा क्वेश्चन था कि सर साइन 225 डिग्री आपको निकालना है। ठीक है। साइन 225 निकालने का मतलब ये होता है कि सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर? 180 डिग्री तो यहाँ आता है सर, 180 डिग्री यहाँ आता है, 180 में कुछ प्लस हो रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात आ रही है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, मतलब हम इस क्वाड्रेंट में कूद गए। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन साइन कॉस टेन और कॉस से कॉट, और टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये तो साइन है, तो क्या साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो आप बोलेंगे नेगेटिव होगा, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा। तो हमने पहले ही नेगेटिव लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आती है बात कि सर यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा में हम इसको क्या लिखेंगे? क्या फंक्शन चेंज होगा? तो 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये साइन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर ये 45 उठाकर लिख देंगे। तो जो साइन माइनस साइन 45 की वैल्यू होगी वही साइन 225 की वैल्यू होगी। और साइन 45 कितना होता है? तो आपको पता है, जीरो, 1/2, 1/√2 होता है, तो 1/√2, तो -1/√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब एग्जाम में देखो, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है टेन माइनस थीटा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से रख लेना, इसकी जगह मैं माइनस थीटा बोल रहा हूँ। ये आपका जो क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें भाई ये होता है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है यहाँ पर। तो क्या मैं इसको, जो ये माइनस थीटा कोई भी एंगल लिखा हुआ है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 0 - थीटा डिग्री? तो आप जीरो माइनस करेंगे तो क्या आप इस एंगल में जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में कूद जाएंगे। तो जो भी माइनस में क्वाड्रेंट, जो भी माइनस में वैल्यू आती है ना, उसमें आप इस क्वाड्रेंट में होते हैं। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो जब भी आपको माइनस में क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको देखना है कि सर टेन की बात चल रही है, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है। मतलब जब भी माइनस आएगा तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट जब भी आपको माइनस में आएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट में ये निकाल सकते हैं कि सर साइन माइनस थीटा दिखे तो आपको उसको क्या मानना है? माइनस साइन थीटा ही मानना है। अगर आपको कॉस माइनस थीटा दिखे तो क्या मानना है? उसको आपको कॉस थीटा मानना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, तो माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके पास टेन माइनस थीटा दिखेगा तो आपको क्या मानना है? तो आपको माइनस टेन थीटा ही मानना है। यदि आपको कॉसेक माइनस थीटा दिखेगा तो आपको क्या मानना है? तो आप बोलेंगे सर कॉसेक माइनस थीटा में भी हम माइनस कॉसेक थीटा ही मानेंगे। लेकिन यदि सेक माइनस थीटा दिखेगा तो आपको क्या मानना है? आपको सेक थीटा मानना है। ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और कॉट माइनस थीटा दिखेगा तब भी आपको माइनस का कॉट थीटा मानना है। मतलब यहां से दो बात क्लियर हो गई कि सर जब भी कॉस और सेक आएगा तो कॉस और सेक माइनस थीटा में माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस चीज को आप ध्यान रख लें। मैं इसको रटा भी सकता था, आपको समझा दिया पूरा बेसिक। ठीक है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं वापस इस क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इतना इरेज कर देते हैं जो हमारे काम की चीजें नहीं है। हमने ये समझ लिया, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। हम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर टेन -1115 तो 1125 या फिर 1125 बोलूं तो सर इसमें माइनस क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो माइनस पहले ही लगा देंगे। 125, 1125, तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब टेन की बात चल रही है, अब हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 180 के टेबल में, 180 के टेबल में 6 टाइम्स में 1080 आएगा, क्योंकि 18 छंग कितना होता है? 108, तो 180 आ गया। प्लस करके इसको मैं लिख सकता हूँ 45। क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसको? मेरे को 90 या 180 के फॉर्म में इसको लाना ही पड़ेगा, तभी मैं फंक्शन के फॉर्म में कर पाऊंगा। अब 180 की बात चल रही है, तो क्या फंक्शन चेंज होगा? तो आप बोलेंगे नहीं होगा, तो सर ये माइनस माइनस 10 ही रहेगा। और ये जो 180 वाला है इसको छोड़कर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 45 लिख देंगे। तो -10 45, 10 45 कितना होता है? 1, और माइनस का माइनस, तो -1 इसका आंसर हो गया। तो पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक इसको समझा दिया मैंने आपको, क्या चीजें रटना है, क्या चीजें समझना। अब ये एग्जाम में आपको नहीं करना है इतना कुछ, बस समझाने के लिए बता दिया कि आप एग्जाम में डायरेक्ट याद रखें। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ए एंड बी। आपको डिफरेंस निकालना है जो स्टूडेंट अपेयर हुए हैं एग्जाम ए और बी में, उनका। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अपेयर कितने हुए? तो देखो, यहाँ पर दो चार्ट दिए हुए हैं, इसमें 1800 में से अपेयर्ड स्टूडेंट है और ये पास स्टूडेंट है। इनने कोई पास की बात की हुई है क्या? नहीं, आपको सिर्फ बोला गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर्ड इन द एग्जाम ए एंड बी। ए और बी में जितने अपेयर हुए हैं, तो ए में कितने अपेयर हुए? तो आप बोलेंगे 42 डिग्री,
और बी में कितने अपेयर हुए, तो आप बोलेंगे बी में हुए 50 डिग्री। तो टोटल इनका डिफरेंस निकालूंगा तो सर कितना डिग्री हो जाएगा, 8 डिग्री। तो सर 8 डिग्री तो ये हुए हैं। तो सर 1800 में से यदि मैं कितना पार्ट निकालूं, 8 डिग्री अपॉन में 360, टोटल 360 डिग्री होता है। इतना हिस्सा मुझे निकालना है, कुछ नहीं करना सर, सॉल्व कर देंगे। सुन सा बसुन प्यार की धुन, 36 5 जा 8 5 जा 40, तो 40 डायरेक्ट आंसर आ गया। तो मुझे बताइए क्या इसकी कोई जरूरत थी पास स्टूडेंट वाले की? नहीं। तो कई बार ज्यादा क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल देकर भी वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। तो इसमें इस टेबल का कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ इससे ही हमारा काम हो गया, 40 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई। भाई पहली बार चैनल पर आए ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर कर दे, और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल के साथ। ठीक है, फटाफट से 2000 सब्सक्राइबर का हम टारगेट रख रहे हैं, 2000 सब्सक्राइबर फटाफट से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका आइडेंटिटी आपको पता होगी कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां से यदि मैं ये साइन को उधर ले जाऊंगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा, तो क्या बनेगा, इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बन सकता है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसको सेक थीटा मल्टीप्लाई में, इसकी जगह लिख दूंगा मैं कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो अंडर रूट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर से रूट कट गया। स्क्वायर से रूट क्यों कटता है? क्योंकि सर अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, तो सर एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो सर टू इंटू 1/2 पावर हो जाएंगी ना, तो ये तो कट जाता है, तो 1 बन जाएगी, तो इसलिए ये कट जाता है आपस में और एक्स बन जाता है। क्या बात समझ में आ गई? तो उसी प्रकार से सर यहाँ पर क्या बन गया, ये सेक थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस थीटा। और सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या मतलब हुआ सर? भैया एक चीज होती है सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो क्या मैं सेक की जगह 1/cos लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट काट दो? ठीक है, तो सेक मतलब होता है 1/cos थीटा और इनटू में cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट गए, कटता सभी का है, तो सर यहाँ से आंसर एक आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 7 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात करें। देखिए भैया, एंगल ऑफ ट्राइंगल दिए हुए 2 3 7 रेशियो में, 2 3 7 रेशियो में। हम जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया सर ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 7 है, सभी एंगल का सम यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 12, और उसकी कीमत कितनी दी हुई है, 180। तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 180 में 12 डिवाइडेड बाय 12। निकालना क्या, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण 7 है, तो 7 की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 180 बटे में 12 और गुणा में 7। अब इसको ऐसा लिखने से बेटर ये था सर कि सभी को जोड़कर लिखेंगे तो सर ये 180 के बराबर होना चाहिए, सभी को जोड़कर देखेंगे तो कितना, 12 के बराबर। निकालना कौन सा कोण है, सबसे बड़ा, तो 7 का गुणा, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 7 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही 7 का मल्टीपल है, तो सॉल्व करना ही नहीं था यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। P and Q together complete a job in 4 2/5 days. R and S complete the same job in 4 8/9 days. P, Q, R, S work together. How many days they need to complete the same job? P और Q मिलकर किसी कार्य को इतने दिनों में कर रहे हैं। इसको शॉर्ट नॉर्मल फॉर्म में लिखो तो 5 2 4 जा 22 20 प्लस 2 22 अपॉन में 5 डेज में कर रहे हैं। और Q सॉरी R S मिलकर उसी काम को 9 4 जा 36 36 प्लस 8 44 44 अपॉन 9 डेज में कर रहे हैं। हमसे बोला जा रहा है पी क्यू आर एस से कराइए। भाई एक बात बताइएगा, क्या इन दोनों को मैं मानकर ए मान लेता हूँ ना सर, इन दोनों को बी मान लेता हूँ साथ में, अलग अलग लोग हैं ना, पी क्यू अलग है आर एस अलग है। बोला ही तो जा रहा है कि सर ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक क्वेश्चन याद करिए, मैंने आपको बताया था कि ए बी यदि एक्स दिन में काम करता है और सी डी यदि, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मान लीजिए ए यदि एक्स दिन में काम करता है और बी यदि वाई दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, इतने दिनों में करेंगे। तो मैं यही वही कर रहा हूँ यहाँ पर कि सर इनको अगर मैं साथ में ले लूँ, देखो दो दो के जोड़े भी बनाए तो उससे कोई इशू नहीं है, हमको चारों से कराना है तो पी क्यू आर एस से कराना है। तो मैं बोलूंगा ऊपर आ जाएगा 22/5 इंटू में 44/9 और डिवाइडेड बाय में हो जाएगा 22/5 प्लस 44/9। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? मुझे उम्मीद है कि इतनी बात साफ हो गई होगी। ठीक है, चलिए अगर मैं इधर से 22 कॉमन ले लूं, दोनों में से 22 कॉमन ले लूं, तो ये देखो 22 से ऊपर से कट जाएगा, ये 22 कटा, ये 1 बार में और ये 2 बार में, काट सकते हैं हम किसी को भी। ठीक है, अब क्या बच गया सर, तो यहाँ पर अब मैं एलसीएम ले लूंगा, तो पी क्यू आर एस कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ऊपर आ गया 44/9 5 45
और डिवाइडेड बाय में क्या चल रहा है सर, यहाँ तो इनका एलसीएम 45 ही आएगा। ठीक है, तो ये 9 और ये 10, 10 और 9 19 आ जाएगा ऊपर, 45 से 45 का कटता है, क्या बचा सर 44 अपॉन में 19। 19 के टेबल में आता है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, 19 टू 38 और 6, 6 अपॉन 19 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। A can finish a work in 60 days. He work at it for 15 days while B alone can finishes the remaining work in 48 days. यहाँ पर बोला जा रहा है कि A भैया कुछ काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन A ने क्या करा, 15 दिन तक तो काम करा और उसके बाद वो चले गया, तो A का कितने दिन का काम रह गया सर, 45 दिन का। अब A का 45 दिन का काम कौन कंप्लीट कर रहा है सर, B कर रहा है 48 दिन में, तो उसका ही B काम कर रहा है 48 डेज में। तो क्या यहां से मैं क्षमता निकाल सकता हूं सर, A अपॉन में B अगर मैं रेशियो निकाल दूं, तो क्या ये 16 अपॉन में 15 इनकी एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी? आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगी सर। वो बोला जा रहा है कि ए और बी यदि साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो पहले तो सर टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या था, ए सर मिल अकेला 60 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, यही टोटल वर्क होगा। तो ए की क्षमता कितनी है 16, तो 16 के हिसाब से 60 दिन में ये टोटल वर्क हो गया। अब ये किससे कराना है, ए और बी से, तो ए और बी मिलकर इस टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 16 इंटू 60 टोटल वर्क हो गया, और ए और बी से कराना है, तो ए और बी की मिलकर क्षमता कितनी आ गई 31, 31 से कराना है। तो सर 31 से कराना है, 16 सिक्स का कितना होता है 960, 960 16 छंग 96 अपॉन में 31, तो 960 अपॉन में 31 एक ही आंसर दिख रहा था, और 31 नीचे दिख गया तो भाई एक ही था। ऊपर कटने का कोई रोल नहीं दिख रहा, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर कटता नहीं है, प्राइम नंबर से ही कटेगा, सेम नंबर से ही कटेगा। तो ऊपर 31 जब बैठा नहीं है तो 31 कटेगा नहीं, तो नीचे 31 एक ही में दिख रहा था, सॉल्व करना नहीं था। और ये तो फिर भी ईजी है सर कि 16 सिक्स 96 होता है, तो फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसका मान्य अन्य विकल्पों से भिन्न है, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शंस। निम्न में से ये किससे डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे सेक 60। सेक 60 क्या होगा, देखिए भैया सभी की वैल्यू देखते हैं, वैल्यू याद होना चाहिए। सबसे पहले तो cos 0 डिग्री क्या होता है, तो cos 0 डिग्री हमको पता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, sin 90 भी 1 होता है। लेकिन sec 60 की बात करें तो यदि आपको sec 60 याद नहीं है तो आप किसको भी याद कर सकते हैं, आप cos 60 को याद कर सकते हैं, क्योंकि cos 60 का अपोजिट ही sec 60 होता है। और cos 60 कितना होता है, तो cos 60 होता है 1/2। तो अगर मैं यहाँ से sec 60 निकालूं तो sec 60 इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 2, तो सर sec 60 2 आता है, तो ये डिफरेंट है, तो यही आंसर है। पूछा ना कि हम हमारे से कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए। A can complete 1/3 of the work in 7 days. B can complete 2/7 of the same work in 10 days. How many days both A and B together complete the work? ये वही क्वेश्चन है सर, A यदि 1/3 काम 7 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सर देखिए A काम का 1/3 भाग 7 दिन में कर रहा है, तो A से यदि पूरा एक काम, क्योंकि फ्रैक्शन में एक ही टोटल होता है, ये हमेशा मैं बताता हूँ, परसेंटेज में टोटल 100 होता है, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा फ्रैक्शन का 100% 1 होता है। ठीक है, तो यदि मैं पूरा उधर भेज दूं तो सर ए पूरा काम 21 दिन में कंप्लीट करेगा। उसी प्रकार से बी सर दो सत्ते काम मतलब 2/7 काम कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, तो सर बी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो वो करेगा 35 डेज में। राइट, तो सर यहां से आ गया ए की क्षमता आ गई 20, ए का काम का दिन आ गया 21, बी का आ गया 35। दोनों से मिलकर कराना भाई, तो मिलकर कराने का मैंने आपको डायरेक्ट अभी पिछले क्वेश्चंस में ही बताया है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई, लोग बुद्धि में जा रही है आप लोगों के, उम्मीद करता हूँ कि जा रही होगी। 7 कॉमन लेके 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, तो नीचे कितना आ गया 8, ऊपर कितना आ गया 105। तो 8 के टेबल में 105 कितने बार में आता है, तो आप बोलेंगे सर 8 1 जा 8, 2 इधर 8 3 जा 24, 1 13 1/8 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि रमेश ने अपने गृह कार्य जाते समय गृह नगर जाते से पहले समय से पहले 250 किलोमीटर की दूरी 75 की स्पीड से चाल से तय की, और अगले 250 किलोमीटर की दूरी 85 से तय की। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा, ये है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सुशील स्वच्छ गेरुआ रंग का मेष राशि का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया कि आपको इसकी औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। और जब भी एवरेज स्पीड निकालने की आती है तो मैं दो तरीके आपको बताता हूं। यदि वो डिस्टेंस जो अलग अलग दी हुई हो, कि भाई पहले मान लो यहां पर बोला जाता है कि 250 किलोमीटर चल रहा है और नेक्स्ट 350 किलोमीटर चल रहा है इतने से, तो यहां पर पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन पहला भी 250 है और दूसरा भी 250 है, मतलब डिस्टेंस बराबर चली जा रही है हर स्पीड से, तो उस केस में डायरेक्ट आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताया हुआ है, और वो फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था।
तो आप क्या बोलेंगे सर, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 2 इंटू पहली स्पीड 75, दूसरी स्पीड 85, अपॉन में दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो 75 इंटू 85। अब कई बार इसमें और पिछला जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बताया उसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें 2 मल्टीप्लाई में जाता है, टाइम एंड वर्क वाला जो अपन क्वेश्चन करके आ रहे हैं कि दोनों मिलकर जो काम करेंगे, उसमें 2 नहीं आ रहा था। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ 75 प्लस 85 कितना हो जाएगा, तो 80 और 70 150, तो नीचे आ जाएगा 160। तो क्या कितना हो रहा है, 2 इंटू में 75 इंटू में 85 और अपॉन में 160। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए 2 से काट देते हैं सर, ये 80 बार में जा रहा है, और 5 से ये 16 बार में जाएगा, 5 से ये चले जाएगा कितने बार में, 5 वन जा 5 फाइव जा 25। ठीक है। चलिए तो 15 इंटू 85 करना, तो 15 5 से 75 का 5 7 यहाँ कैरी ओवर, 15 8 जा 120, 120 और 7 127 और डिवाइड बाय 16। चलिए 16 से डिवाइड करते हो, 16 के टेबल में कितने बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 16 के टेबल में 16 7 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 7 जा होता है 128, 6 8 जा 48 और 80 128 होता है। तो 16 8 जा तो नहीं जाएगा, तो 16 7 जा कर सकता हूँ। 16 7 जा कितना होता है, तो 16 7 जा होता है 112। तो 16 7 से आपने काट दिया, 112 आ गया। 112 के बाद कितना बच रहा है, तो आप बोलेंगे सर 15 बच रहा है। 15 जब इधर आ जाएगा तो फिर कितने टाइम में जाएगा, तो 16 8 जा होता है कितना, 69 जा कर सकते हैं हम। 69 जा होता है 144। तो 69 जा 144 हो गया, तो कितना बचा 13। पॉइंट लगाया तो 13 के आगे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है। 16 8 जा कर सकते हैं, तो 16 8 जा सर 128 होता है। तो बस एक सेकंड, 16 के टेबल में 16 16 छंग 96, कहीं पर मिस्टेक हो रही है, क्योंकि यहाँ 79.6 आ रहा है और हमारा आंसर कुछ बड़ा आ रहा है। हालांकि आंसर तो मैच हो ही गया है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो रही है एक बार वो देख लेते हैं। 5 के टेबल में ये 2 से मैंने 80 बार में काटा, ये 5 वन जा 5 6 जा 30, 5 वन जा 5 5 जा 25। ठीक है। 15 5 जा 75 होता है, ओके मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई ना, 15 5 जा 75 होता है, 7 यहाँ कैरी हो जाएगा, 15 8 जा 120 127 1275 आता है और अपन में 60, यहाँ 5 होता है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर वही आएगा हमारा 69, तो 79.69 इसका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको, ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रिंटिंग दिया हुआ था इस प्रकार का। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए कैन डू, ये 1/3 दिया हुआ है भाई, कितना 1/3, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि ए एक तिहाई काम को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का, ये जो इस शिफ्ट में पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कंफ्यूज बहुत किया गया है, इस क्वेश्चन का डाउट मेरे पास भेजा गया था व्हाट्सएप पर, एक दो स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट ने भेजा था, दो ने नहीं, एक स्टूडेंट ने भेजा था और बोला था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ना घुमाया गया है एग्जाम में, यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं अच्छे से, तो जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है ना वो इसमें घूम जाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे थे अच्छे से, जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए जिनको समय हो गया है, वो इस क्वेश्चन को समझ गए थे। ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है एक ए जो है वो एक तिहाई काम को 32 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 32 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितने दिन में, 96 डेज में। बी जो है वो 37 1/2, 37 1/2 का मतलब होता है 3/8, 3 अट्ठे काम को 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सर 8/3 आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये 64 डेज में कर रहा है। सी पूरे काम को 60% काम को, 60% काम कितना होता है, 3/5 को वो बोल रहा है 48 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलेंगे सर 80 दिन में करेगा। ठीक है। अच्छा इन सभी का मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो वो 960 एलसीएम आएगा। तो 960 10 टाइम्स में ये पूरा चले जाएगा, और ये आई थिंक 15 टाइम्स में जा रहा है, और इसका करेंगे तो 1 और 12 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है। तो ये इनका आ गया। अब आगे क्या बोला गया है, देखिएगा, आफ्टर एक्स डेज बी लेफ्ट द वर्क। पहले ये बोला गया है कि एक सेम का बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड वर्क एंड वर्क फॉर एक्स डेज, बी और सी ने साथ में काम किया और इन्होंने एक्स दिन तक काम किया, प्लस फिर कौन काम कर रहा है, आफ्टर एक्स डेज बी लेफ्ट, बी ने काम छोड़ दिया भैया, और ए और सी ज्वाइन करते हैं। अब ए सी के साथ काम करता है और दोनों मिलकर 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अब ए और सी कंप्लीट कर रहे हैं, ये एक्स प्लस 8 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, इससे टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और टोटल वर्क का मतलब होता है उर्फ 960 वर्क होता है। चलिए तो बी और सी मिलकर, तो बी और सी कितना हो जाएगा, 15 प्लस 12 को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 प्लस 12 को ऐड करने पर, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखें कि बी सी मिलकर एक्स दिन में काम कर रहे हैं, एक्स दिन तक काम कर रहे हैं, ए और सी साथ में मिलकर एक्स प्लस 8 दिन तक काम कर रहे हैं, और इस प्रकार से उनका टोटल काम कंप्लीट हो जा रहा है, और टोटल काम का मतलब है उर्फ 960 काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी देखते हैं कितनी हो रही है, तो आप बोलेंगे सर बी और सी की एफिशिएंसी मिलकर देखो तो 15 और 12 कितना हो जाता है, तो टोटल
27 एफिशिएंसी हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 27 एफिशिएंसी से x दिन तक काम किया ए और सी ने मिलकर, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो रही है? तो आप बोलेंगे सर 10 और 12 22 एफिशिएंसी के साथ इन्होंने x प्लस 8 दिन तक काम किया है, और इस तरीके से इनका टोटल 960 काम कंप्लीट हो गया। तो हम जोड़ते हैं यहाँ पर 27x प्लस 22x प्लस 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, तो कितना हो जाएगा? 160 और 16 176 हो जाएगा, इक्वल टू 960। 960 में से 176 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 5 में से 7 जाता नहीं है, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 8 में से बन गया 7, 784 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 49x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49, 1 जा 49, 49 के बाद कितना बच रहा है? तो आप बोले 29, 294, 294 कितने बार में आएगा? 6 बार में। 4 6 जा 24, 9 6 जा 54, 6 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो x की वैल्यू यहाँ से 16 आ गई। अब हमारे से क्या बोला है? देखो अगली लाइन क्या बोली है, यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। यदि बी और सी द्वारा मिलकर ए और सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9:11 है, तो 3.5x दिन में सी अकेले द्वारा कितना कार्य का पूरा भाग, कितना कार्य का कितना भाग पूरा कर लिया जाएगा? तो देखिए सी से भाग पूछा जा रहा है ना, तो सी 3.5x से काम कर रहा है, 3.5x से काम कर रहा है, x दिन तक काम कर रहा है, और 960 में से काम कंप्लीट कर रहा है, तो यही भाग होगा ना। तो मुझे एक बात बताइए, इस लाइन का फिर क्या मतलब रहा? तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं रहा। अगेन ओवर डेटा हो गया क्वेश्चन को, मतलब इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं था जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। ठीक है, तो 3.5x का मतलब क्या होता है सर? 3.5 और x की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। तो आप बोलेंगे सर 3.5 इंटू में 16, तो इतने दिनों तक इसने काम किया, ये तो x की वैल्यू आ गई, इतने दिनों तक काम किया, लेकिन c की क्षमता कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर 12 की क्षमता से इतने दिन तक काम किया, तो इंटू में 12 और हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 960। तो यही आपका आंसर है। तो 16 सिक्स और पॉइंट हटाकर नीचे जीरो लगा सकते हैं हम। ठीक है, 16 सिक्स जा 60 जा हो गया, 12 फाइव जा और जीरो, तो कितना आ गया? 35 अपॉन में 50, 35 अपॉन में 50 मतलब ये हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें ये वाली लाइन आपको कंफ्यूजिंग थी, इससे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8? इनमें से कौन सा पूर्णतः 8 से विभाजित होता है? 8 से विभाजित होने वाला नंबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें 8 से कौन कौन सा कट रहा है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट यदि किसी नंबर की डिवाइड हो रही है 8 से, तो वो नंबर भी होगा। तो सबसे पहली बात, इसकी लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। तो 8 8 जा 64, फिर 78 बचा, तो वो नहीं आता, तो 8 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट रहा है। देखो 8 8 जा 64, 7 बचा, 72 होता है, 8 9 जा, ये पूरी 712 पूरा कट रहा है। 714 भी नहीं कट रहा है, 716 भी नहीं कट रहा है, 18 भी कट रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है, अगला देखें। द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो आर 4 5 6। तीन साइड जो है वो किसी ट्राइंगल की 4 5 6 दी हुई है, 4 5 6 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है? ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन दिया था एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इन दोज ट्राइंगल विल बी ग्रेटर। एक्चुअली में दो ट्राइंगल दिए हुए हैं सेम साइड वाले। आपसे पहला पॉइंट बोला कि जो एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड है दो ट्राइंगल के, वो बड़े होंगे। बिल्कुल सही बात है। जो साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है एज कंपेयर टू अदर टू एंगल्स। जो साइड छोटी होती है वो वाला एंगल सबसे छोटा माना जाता है एज कंपेयर टू अदर टू एंगल्स। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये पॉइंट हमारा सही हो गया। दूसरा पॉइंट बोला गया था एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विल बी डिफरेंट। एरिया दोनों के अलग अलग होंगे। इस पॉइंट को बाद में बताऊंगा। थर्ड पॉइंट देखिए, द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। भैया जब इनकी साइड बराबर है तीनों दोनों की, तो साइड बराबर होती है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग समता, मतलब पूरे तरीके से इक्वल हो जाएंगे। मतलब इनका एरिया, पेरीमीटर, इन रेडियस, रेडियस, वॉट सब कुछ बराबर होगा, साइड एंगल सब कुछ बराबर होंगे। तो सर ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बिल्कुल सही बात है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि साइड 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 क्राइटेरिया लग गया। और यदि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो जरा सेकंड पॉइंट देखिए, द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विल बी डिफरेंट। तो ये डिफरेंट कैसे हो सकता है सर? ये पॉइंट गलत है। और हमारे से पूछा था कौन सा गलत है वो बताइए, तो बस यही गलत था, तो इसलिए सेकंड वाला आंसर है। लास्ट पॉइंट और देखिए, द टू ट्राइंगल आर स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन मतलब होता है जिनकी सभी सभी साइड से डिफरेंट हो। तो सर ऑब्वियस है, दिख रहा है 4 5 6 तीनों साइड से डिफरेंट है, तो इसलिए इसको स्केलेन ट्राइंगल बोलेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सभी साइड बराबर होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आइसोस्केलेस क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर होती है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यदि आर पी और आर क्यू
ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट, ये टेंजेंट है, क्या बोला, आर पी और आर क्यू, तो ये मान लेते हैं आर पी और यहीं से एक ये मान लेते हैं आर क्यू, दो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है और ओ सेंटर है, इसका ओ सेंटर है। तो भैया ध्यान रखना कि जब भी टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, इस बात को गांठ बांध ले, टेंजेंट और रेडियस का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। पीओ क्यू 120 डिग्री, पीओ क्यू जो है ये वाला जो दिया हुआ है ये 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे बोला जा रहा है कि पी आर क्यू क्या होगा, पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल क्या होगा। तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल के रूप में ही तो उभर कर आ रहा है, तो सर ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री होगा, ये वाला आपका 120 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 90 90 180, तो ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए, तभी तो पूरा एक जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल का पूरा एंगल का सम 360 डिग्री होता है। जिस प्रकार से ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम मिलाकर 360 डिग्री होता है। जैसे आप स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, कोई भी फिगर हो, रोम्बस ले सकते हैं, पैरेललोग्राम ले सकते हैं, कोई भी फिगर, ठीक है। तो सर यहाँ पर हम ये 120 है, तो ये कितना बचा हुआ होगा, 60 डिग्री होना ही चाहिए, तो 60 डिग्री हमारा आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ हॉल इन द रेशियो 10-20, तो लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 20 और हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे 15। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दी वॉल, आपको वॉल को पेंट करना है, सफेद ही पोतना है उसमें, तो आपको कहाँ कहाँ, हॉल में पोतना है और सीलिंग में पोतना है। सीलिंग क्या होती है, देखिए आपने सीलिंग फैन का नाम सुना होगा, सीलिंग फैन मतलब जो ऊपर दीवार में लगता है, ठीक है। तो सीलिंग फैन जो आपका लगता है वो ऊपर दीवार में लगता है, तो जो ऊपर वाली रूफ होगी एक, तो वो उसका एरिया निकालना पड़ेगा, वहां पर कलर पुतेगा, और आजू बाजू वाली जो चार दीवारें होती है उनमें कलर पुतेगा, ठीक है। ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और एक यहाँ वाली होती है, तो ऐसी 4 वॉल ये हो जाएंगी और प्लस एक वॉल ऊपर वाली हो जाएगी, तो इस तरीके से होगा। तो जो आजू बाजू वाली 4 वॉल होगी उनका एरिया कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे 2 इंटू पहली जो एक साइड की वॉल होगी ना, देखिए एक ये वॉल होगी, एक ये वॉल होगी, ठीक है। तो ये वाली वॉल और ये वाली वॉल का एरिया सेम होगा, तो ये वाली वॉल कैसे निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर इसमें हाइट होगी और ब्रेथ होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर पहली वाली आप निकाल सकते हैं ब्रेथ इंटू हाइट करके, और दो होंगी, दो दीवार, इसलिए दो का मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये दोनों तो हो गए, अब ये दोनों कवर करेंगे, तो ये दोनों में एक लेंथ आती है और हाइट आती है, ये लेंथ आ गई ये वाली और हाइट आ गई, तो सर यहाँ पर लेंथ और हाइट से निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे लेंथ इंटू हाइट से इसकी दोनों वॉल निकल जाएंगी। प्लस ऊपर वाला, अब ऊपर वाला कैसे होता है, तो वो निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ से, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और एक ही वॉल है इसलिए दो का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ से हमारा पूरा एरिया आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं ये टोटल एरिया कितना आ रहा है, तो 2 इंटू में ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू में हाइट 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300, प्लस 2 इंटू में लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट कितना हो जाएगा 150, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 200, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 300 प्लस 200, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 1100, 1100 हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको इसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, आपको कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है, तो आप इसमें 10.20 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो जीरो से ये दो बिंदु इधर से सरक जाएंगे, और बिंदु जब लास्ट में जाती है तो बिंदु की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए बिंदु को हमेशा बीच में रहना चाहिए। बिंदु यदि लास्ट में गई तो वैल्यू खत्म, बिंदु पहले जाएगी तो वैल्यू रहेगी, लेकिन बिंदु मैम लास्ट में गए तो बिंदु की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 11 इंटू 1020, बिंदु मैम का आता पता नहीं, 11 टू 22, 11 वन 11, तो 11,220 इसका आंसर है, इसका ऑप्शन आई थिंक नहीं लिखा हुआ है, 11,220 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू दिया है, पी क्यू आर इक्वल टू दिया है, दिस इक्वल टू दिया है, दिस इक्वल टू, ये निकालना है आपको। बड़ा ही सुंदर सुशील स्वच्छ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है भाई, यदि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बता दूं कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस में 3 PQR इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस में माइनस में माइनस में हो जाएगा, ये हो गया, हाँ माइनस में हो जाएगा, इसमें टू नहीं करेंगे, इसमें एक काम कर, माइनस में पी क्यू, माइनस में क्यू आर और माइनस में आर पी, ठीक है। और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई भी होगा किसका, तो वो होगा P प्लस क्यू प्लस आर का, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। इसको मैं सिंपल करके थोड़ा सा और ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस में 3 PQR इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ P प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पर लिख दूंगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर और माइनस कॉमन लेकर मैं इसमें अंदर एक और ब्रैकेट लगाकर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यूज होना है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या क्या गिवन है। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर है 1 के, तो हम लिखेंगे सर पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1। दूसरा पी क्यू आर भी 1 के बराबर है, तो पी क्यू आर भी 1 के बराबर है। तीसरा ये भी 1 के बराबर है, तो इसका जब मैं यूज करूंगा तो एलसीएम लेकर जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू आर, और पी क्यू आर का मतलब 1 होता है, तो सर मैं लिख सकता हूँ पी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल टू 1, ये रहेगा। तो सर ये तीन चीजें हमको दी हुई है, तो आप ये फॉर्मूले में घूर कर देखेंगे ये निकालना है सर, तो पी क्यू आर तो आपको दिया हुआ है 1, तो आप पुट कर देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए और क्वेश्चन में, एक सेकेंड, उसके बाद देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर दिया हुआ है, ये भी पुट कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है ये पी क्यू प्लस क्यू आर, ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी पुट कर देंगे। लेकिन सर ये चीज निकालना है तो बाकी सब तो पुट करना पड़ेगा ना, लेकिन ये तो अननोन है हमारे पास, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, तो एक फॉर्मूला और होता है पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, ये होता है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूं, ये 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 1 2, और प्लस में ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा, और इक्वल टू में इधर ये क्या आ जाएगा, पी प्लस आर प्लस क्यू, ये भी 1 होता तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा माइनस का 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बस अब उठाकर इसमें सब चिपका देते हैं, तो चिपकाने के लिए फिर अपन रंग बदल लेते हैं, रंग बदलना पड़ता है भाई कई बार। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये रंग बदलते हैं, देखिए पी क्यूब प्लस क्यूब क्यूब प्लस आर क्यूब निकालना है, तो उसको वहीं रहने देते हैं, पी क्यूब प्लस क्यूब क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस में 3 × 1 हो जाएगा, ये 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर 1 है, इक्वल टू में पी प्लस क्यू प्लस आर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो ये ब्रैकेट के अंदर ये -1 आ गया। अच्छा, ये पी क्यू क्यू आर और आर एस कितना है, ये भी 1 है, तो ये भी आ जाएगा माइनस का 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये -2, तो ये हो जाएगा टोटल -2, और ये 3 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ से पी क्यूब प्लस प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 -2, और 3 -2 कितना हो जाता है, 1। तो पी क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब 1 आ गया। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹50,000 of 3 शॉपकीपर, द फर्स्ट अलाउड टू डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। पहला वाला अलाउ करता है 25% और 15% सक्सेसिव डिस्काउंट। दूसरा वाला जो अलाउ करता है वो 20% और 20%, और तीसरा वाला जो अलाउ करता है डिस्काउंट वो करता है 30% एंड 10%। अब इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपने मेरे पिछले सेट से देखे हो प्रैक्टिस वाले, तो उसमें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो और साथ में उनका सम करने पर सभी सेम आ रहे हो, तो आप देखेंगे ये भी 40 आ रहा है, सम करने पर ये भी 40 आ रहा है, सम करने पर ये भी 40 आ रहा है। जब इस तरीके की कंडीशन बन जाए तो उस केस में आपको यदि देखना है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज कौन दे रहा है, तो आपको क्या चेक करना है, उसके लिए आपको देखना है कि जिसका प्रोडक्ट सबसे कम, वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। मतलब जिस डिस्काउंट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई सबसे कम, वहां पर सबसे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। आपको यहां पर क्या बोला कि कौन से में कस्टमर को सबसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां दिया जा रहा है। देखिए, अगर यहां पर बोला जा रहा है कस्टमर को प्रॉफिट कब होगा, तो कस्टमर को प्रॉफिट कब होगा, जब उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, और डिस्काउंट ज्यादा वहीं मिलेगा जहां पर प्रोडक्ट कम होगा। इसके पीछे भी कंसेप्ट है। तो सर प्रोडक्ट कम कहां पर होगा, तो आप देखेंगे 25 × 15 करूंगा तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे 75 375 हो जाएगा पहले वाले केस में। दूसरे में 20 20 जा हो जाएगा 400, और तीसरे वाले में हो जाएगा ये 300। तो प्रोडक्ट कम कहां पर होगा, तो सर प्रोडक्ट कम 300 वाले में होगा, तीसरे वाले में, तीसरा वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये आया कहां से, तो सर सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो सर कहीं ना कहीं ये सब तो सेम ही हो रहा है, तो फर्क इससे पड़ेगा। तो ये अगर ज्यादा माइनस होगा तो आंसर बड़ा आएगा, नहीं छोटा आएगा, और यदि ये कम माइनस होगा तो आंसर बड़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको प्रोडक्ट जिसका कम उसका डिस्काउंट ज्यादा, और जिसका प्रोडक्ट ज्यादा उसका डिस्काउंट कम। तो हमको तो डिस्काउंट ज्यादा चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट उनका मल्टीप्लीकेशन कम होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो कम माइनस होगा, और कम माइनस होगा तो आंसर बड़ा आएगा। कितनी बात समझ आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मोना purchased 2 set of jewelries for ₹4,000 each. She sold set of jewelries at gate 8%, पहले वाले पे 8% और दूसरे वाले पे 6%। भैया लूज 6% लूज कर रही है, इसमें प्रॉफिट कमा रही है।
जब भी सीपी सेम हो, जब भी सीपी सेम हो, उस केस में जो आंसर होता है वो क्या होता है, जो भी प्रॉफिट प्लस लॉस जो भी दिया हुआ हो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये ओवरऑल परसेंटेज में आंसर जाता है। तो आ जाएगा 8 - 6/2 इक्वल टू हो जाएगा 1%। तो ओवरऑल 1% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि प्लस का आ रहा है। 1% का प्रॉफिट किस पर सर, 4000 ईच। तो टोटल कितनी सीपी रही होगी, टोटल सीपी कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे 8000। तो 8000 का 1% निकालना है। तो 8000 का 1% 80 होता भी है। यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए। एक नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो नाव और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए, अ बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या दी हुई है, 12 किलोमीटर 1 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। और वही डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर कवर करती है 45 मिनट में। तो ये मिनट को अगर आर में ले जाना है तो 60 का डिवाइड कर देंगे। 15 3 × 45, 15 4 × 60, 3 4 × 12, 4 4 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट निकालना है। भैया अपस्ट्रीम का मतलब होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है, यदि आपको अपस्ट्रीम स्पीड निकालना है ना, तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि आप धारा के विपरीत जा रहे हैं। धारा के विपरीत जाने का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड कम आएगी। और कम आने का मतलब होता है कि बोट में से करंट की स्पीड माइनस हो रही होगी। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ज्यादा हो रही होगी, मतलब बोट और इन दोनों को प्लस करके। तो यदि आपको क्या निकालना है यहाँ पर आप देखें, तो सर हमको निकालना है बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड। स्ट्रीम मतलब करंट भी होता है, इसको स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। तो यदि बोट की स्पीड निकालना है तो बोट की स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों स्पीड को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। और स्पीड ऑफ करंट निकालना हो तो वो निकालने के लिए आपको दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेकर डिवाइडेड बाय 2। तो आप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 + 16 बटे में 2। तो कितना हो जाएगा, 14। और इन दोनों का डिफरेंस लेकर तो डिफरेंस आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2। तो 14 और 2 इसका आंसर आ जाएगा, 14 और 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 99। 99 का मतलब होता है 11 इंटू में 9। तो 9 से डिवाइड होने वाला नंबर देखिए, 9 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 9 से कटेगी। तो यहाँ पर देखें, 8 4 12 और 5 17 और 1 18 और 3 ये 9 से नहीं कट रहा है। 7 2 14, 14 और 4 18 और 4 22 और 5 27, ये 9 से कट रहा है। ये भी 9 से कट रहा है। ये देखिए 8 4 और 4 8, 16 16 और 5 21 और 6 27, ये भी कट रहा है। 3 नंबर कट रहे हैं, एक नहीं कट रहा था। अब देखना है सर 11 से कौन कौन कट रहा है। तो 11 से यहाँ से देखते हैं, 11 से ये कट रहा है क्या, तो आप देखें 11 का क्या होता है रूल, कि ऑल्टरनेट प्लेस पर जो बैठे हैं उनका जोड़कर डिफरेंस लीजिए। और यदि वो 11 हो, 0 हो, 22 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो कटेगा 11 से। तो यहाँ पर देखते हैं सर, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 में से ये 8 और 0 8, 19 में से 8 गया तो ये 11 आ रहा है, मतलब ये नंबर कट रहा है। इसमें देखते हैं 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 में से 7 4 11 जाएगा। तो 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो ये नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखते हैं सर, 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 5 4 9, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, तो ये भी नहीं कट रहा है। तो सर एक ही नंबर कट रहा है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सुंदर सुशील क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 4 जा 16, नहीं, 8 8 जा 64, ये किसका स्क्वायर होता है आप बताइए। तो आप बोलेंगे 16 का स्क्वायर दिख रहा है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4x की पावर 4। कैसे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, कहीं ना कहीं ये 4 की पावर 4 है। ठीक है, माइनस इसको लिख सकता हूँ 2y की पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, यदि मैं इसमें से कॉमन ले लूं 5, तो आ जाएगा 16x² माइनस में 4y²। और फिर अंदर यहां बच रहा है 16x² प्लस में 4y²। अच्छा ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये क्या बनता है a² माइनस में b²। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, ये 4x की पावर 4 माइनस में 2y की पावर 4 और डिवाइडेड बाय में क्या चल रहा है 5 आ जाएगा। चलिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले सर आप ध्यान से देखिएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक चीज बन रही है, क्या बन रही है, आप इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद यहां पर भी देखेंगे तो ये 4x का स्क्वायर पूरा
और प्लस 2y का स्क्वायर बन रहा है। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 नीचे ही आएगा, तो ए स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, मतलब 2 तो ऑलरेडी था तो स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, माइनस में 2y का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4। ये नीचे आ गया और ऊपर क्या चल रहा था ऑलरेडी, तो आप बोलेंगे ऊपर ये चल रहा था -2y⁴। तो ये पूरे कट गए, बचा क्या 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5। ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए। द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम रेंज 19,000 से 22,000, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 19,000 से 22,000 तक की किस किस की इनकम है, देखो सबसे पहले तो 10,000 से ज्यादा इनकम वाले 100 परिवार है। अब मैं 10,000 से ऊपर गया तो 100 आ गए, लेकिन 13,000 से ऊपर वाले कितने हैं, 85। ठीक है, तो इन दो से थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। 100 लोग तो वो हैं जो 10,000 से ऊपर है, 85 लोग वो हैं जो 13,000 से ऊपर है। तो सर यदि 85 लोग 13,000 से ऊपर है, तो ये 15 कम जो हुए हैं वो किस रेंज में होंगे, तो आप बोलेंगे सर जो 10 से 13,000 तक के हैं ना, वो 15 लोग थे, इनका डिफरेंस। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला कि 19,000 से 22,000 तक के कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 19,000 ये है, 22,000 ये है। तो 19,000 से ज्यादा वाले तो 50 लोग हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये 50 लोग थे। हमारे से बोला कि 19,000 से ज्यादा तो होना चाहिए, लेकिन 22,000 से कम वाले, लेकिन 22,000 से ज्यादा वाले कितने लोग हैं, 33। सर तो ये लोग 22,000 से ज्यादा वाले हैं, हमको 22,000 से ज्यादा चाहिए ही नहीं। टोटल देखिए 19,000 से तो ज्यादा होना चाहिए, तो 50 आंसर है जाना था, लेकिन 22,000 से कम होना चाहिए। तो 22,000 से ज्यादा वाले जितने हैं उनको बोल दो कि आप कट लो भैया यहाँ से, तो बचे हुए जो 17 हैं उनका कटलेट बन जाएगा। मतलब सर वो जो 17 लोग हैं वो 19,000 से 22,000 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देख कर देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है। अ फैमिली इनकम इज 35,000, एक परिवार की आय 35,000 है एक मंथ की। अ फैमिली स्पेंड इज इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर, अलग अलग जगह खर्च करती फैमिली। कहाँ कहाँ खर्च करती है, फूड पर करती है, हेल्थ पर करती है, एजुकेशन पर करती है, एंटरटेनमेंट पर करती है, और रेंट पर करती है, और उसके बाद जो बचता है उसको सेव करती है, सेविंग पर करती है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है कि यदि वो 8% सेव करता है, मतलब 8% यदि सेव कर रहा है, 8% सेव कर रहा है, तो बचा हुआ ये जितना भी खर्चा है ये कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर वो 92% रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे क्या बोला है। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन फूड, हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 50% ज्यादा हो रहा है फूड से। तो फूड यदि 2 है तो उससे 50% ज्यादा कितना हो जाएगा, 3 हेल्थ पर हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पर जो जितना खर्च हो रहा है वो क्या है, देखो ध्यान से देखिए, वाइल फूड इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पर जो खर्च हो रहा है उसका कहीं ना कहीं 3 गुना फूड है। तो फूड को 3 गुना बनाने के लिए इसको 2 तिहाई करना पड़ेगा, तब तो इसका 3 गुना ये हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं, मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर। अब आगे क्या बोला गया है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन हेल्थ, हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 50% ज्यादा हो रहा है, ये तो देख लिया हमने। उसके बाद फूड पर भी हो रहा है वो भी देख लिया है। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ पर जो हो रहा है वो एजुकेशन का आधा हो रहा है, हेल्थ पर जो है वो एजुकेशन का आधा है। तो सर आधा बनने के लिए इसको पूरा बनना पड़ेगा 6, तब एजुकेशन पे 6 हो रहा है। द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज, रेंट पर जो हो रहा है वो 1/3 हो रहा है कंबाइंड ऑफ फूड हेल्थ एंड एजुकेशन, फूड हेल्थ और एजुकेशन पर जो कंबाइंड हो रहा है ना, तो कंबाइंड कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 11। उसका कहीं ना कहीं कितना रेंट पर हो रहा है खर्च, तो आप बोलेंगे उसका 1/3, 1/3 मतलब 11/3 खर्च हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या क्या आ गया सर, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 2/3 आ गया, और ये 11/3 आ गया। मैं बोलता हूँ इसको अगर सिंपल बनाना है तो पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो ना भैया, क्या जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने से, तो ये बन जाएगा 6, 9, 18, 2 और 11, ये आ गया अपना पूरा। ठीक है, अच्छा टोटल इतना खर्च कर रहा है और ये 92% दिया हुआ है। हमारे से बोला गया कि इनकम है 35,000, तो सर इनकम का यदि मैं 92% निकाल देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल खर्च आ जाएगा, ये खर्च आ जाएगा। हम्म, अब खर्च में भी बोला गया है कि आपका एजुकेशन पर कितना खर्च हो रहा है, तो सर इसमें भी एजुकेशन पर कितना खर्च हो रहा है, तो सर एजुकेशन पर ये खर्च हो रहा है 18। तो आप बोलेंगे सर 18 खर्च हो रहा है टोटल कितने में से, तो आप देखेंगे तो 9 से 27, 27, 28, 29, 46, तो टोटल 46 में से 18 खर्च हो रहा है, बस इसको सॉल्व करना है। 46 टू आ जाएगा, परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो 18 जीरो जा 18, 35 टू जा 70, 0 इंटू 18, 18 7 से कितना होता है, तो आप बोलेंगे 18 7 8 जा 56, और 70 126, तो 12,600 इसका आंसर आ जाएगा।
या फिर आप मल्टीपल भी चेक कर सकते थे कि सर 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। 9 का मल्टीपल कौन कौन सा, ये नहीं है बिल्कुल भी, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। एक ही आंसर 9 का मल्टीपल था, सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द लोएस्ट रेशियो? लोएस्ट रेशियो निकालने का तरीका ये है कि सर इसको सॉल्व कर लीजिए। 8/19 कितना बनता है? 15/38 कितना बनता है? 17/38 कितना बनता है? क्योंकि एक प्रकार से इसका मतलब ये भी होता है ना। उसके बाद 13/19 कितना होता है? ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है सर, सब में मैं बेस सेम बना लेता हूँ। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का कर दो और यहाँ पे भी 2 का कर दो। तो सर ये हो जाएगा 16/38, 15/38 ही रहेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 17/38 और ये हो जाएगा 26/38। आप देखिए बेस तो सभी का सेम है। बेस अगर सेम है तो आपका जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। आपको क्या लोएस्ट रेशियो निकालना, सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये वाला। तो सेकंड वाला सबसे छोटा है, तो 15/38 सबसे छोटा हुआ। सॉल्व करने नहीं था। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको सिंपल बनाने के लिए पहले ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो मैं बोलता हूँ 7a - 7/a इज इक्वल टू क्या, -4 कर सकता हूँ। 7 जब उधर जाएगा तो a-1/a इज इक्वल टू हो जाएगा -4/7। ठीक है, अब ये निकालना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, a³ - 1/a³ - 1, ये फाइंड करना है आपको। कहीं ना कहीं ये 1 तो ठीक है, हमको a³ - 1/a³ निकालना है। तो अगर आपको a-1/a दिया हो k और आपको निकालना है a³ - 1/a³, तो वो क्या हो जाता है, k³ माइनस में 3k, ये होता है k³ माइनस में 3k। क्या इतनी बात साफ हो गई? उम्मीद करता हूँ कि साफ हो गई होगी। तो सर यहाँ पर निकालते हैं। एक सेकंड रुकिएगा ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली में ये प्लस होता है ना, k³ + 3k। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम इसको निकालना है। तो हमारा हो जाएगा a³ - 1/a³ इज इक्वल टू k³, मतलब क्या, -4/7 का क्यूब प्लस में 3k, 3 × k क्या हो जाएगा, -4/7। अच्छा, -4/7 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, तो आ जाएगा सर 4/7 का स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा 16/49 प्लस 3 हो जाएगा। चलिए तो कर देते हैं इसको सॉल्व। 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल क्या ये है, नहीं है। क्या ये है, नहीं है। क्या ये है, नहीं है। आप बोलेंगे ये तो दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा सर, पर आंसर तो यही है। बस वही ट्विस्ट था यहाँ पर। आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर 4 का मल्टीपल ही होगा, कटता भी तो है भाई। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होने वाला आंसर। 49 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, k³ + 3 के हमारा आंसर हो रहा है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। 4 इसका क्यूब करा, स्क्वायर बाहर आ गया, 7 7 49 आ गया। 3 4/7 अगर बाहर चले जाता है तो 3 आ जाएगा। 49 3 कितना हो जाएगा, 157। 157 + 16 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 160 173। 173/49 और इंटू में -4/7। ठीक है, चलिए काट देते हैं। क्या 7 से कट रहा है, 7 2 14 और 3 बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो पूरा हमको लिखना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 49 3 तो हो जाएगा 343 और ऊपर कितना आ जाएगा, 4 3 12 का 2, 1 यहाँ, 4 7 28 + 1 29 का 9, 2 यहाँ, 4 1 4 5 6 692। आंसर यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है, हमारे से कहीं पर मिस्टेक हो रही है। ध्यान से देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है। ये तो -4 आ गया अपॉन में 7, यहाँ तक बिल्कुल सही था। एक सेकंड, यहाँ पर -1 भी हो रहा है ना आपका, -1 हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे से बोला ना ये -1 निकालना है, हमने सिर्फ क्यूब निकाला हुआ है, तो हमको -1 भी निकालना है। तो माइनस में 692 अपॉन में 343 माइनस में 1 है, तो ये जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 343 ही आएगा। और तो ये हो जाएगा 692 माइनस में 343, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 995 अपॉन में 343। ये आंसर है आपका। ठीक है, 8500 रुपए की राशि, 8500 की राशि 11,050 रुपए हो जाती है। कितना ब्याज मिला, तो आप बोलेंगे सर 1500, 2550 रुपए, 2550 रुपए ब्याज मिलता है कितने सालों में, 6 साल में। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि यदि रेट परसेंट 1.8 टाइम्स कर दी जाए, तो एक बात बताना, 2550 रुपए मिला 6 साल में, तो हर एक साल में इतना मिलेगा। हमको निकालना कितना, 5 साल का, तो 5 साल में इतना मिलना चाहिए था, लेकिन ब्याज परसेंट कितना हो गया, 1.8 टाइम्स हो गया। तो राशि भी खुद का 1.8 टाइम्स हो जाएगी, तो इसका भी 1.8 टाइम्स हो जाएगा। खत्म। चलिए तो काट देते हैं, ये जीरो नीचे आ जाएगा। 5 2 10, 6 3 18। ठीक है, और 3 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर भैया, तो 3 का मल्टीपल देख लेते कौन कौन सा है, और 5 भी होना चाहिए। तो 5 तो होना ही चाहिए। 3 का मल्टीपल 3 4 5 5 10 और 5 5 10 और 3 13, ये तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं। तो फिर आंसर कैसे आ जाएगा, देख लेते हैं भाई। 2 से डिवाइड भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 12 फन 12 जा 2 7 जा 75, 3 5 जा 15 का 5, 3 यहाँ, हाँ 15 का 5 1 यहाँ,
321 और 2, 22 का 2, 2 कैरी ओवर, 3 2 6 7 8। गलत हो रहा है यार कहीं पर। हम्म कहीं काटने में हमने मिस्टेक की है क्या? 6 3 18, 5 2 10, 2 से ये कट जाएगा 1275, बिल्कुल सही है। इंटू 3 करना है, तो 1275 बिल्कुल सही तो जा रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देख लीजिए फिर से। ठीक है, यहाँ पर बोला है 1050 राशि हो जा रही है 8500 से 11,050 हो जा रही है। तो कितना ब्याज मिल रहा है? तो आप बोलेंगे 15 10 2550 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ये कितने सालों में मिल रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये मिल रहा है 6 ईयर में। तो मुझे बताइए कि 5 साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए था? तो आप बोलेंगे सर 5 साल में मिलना चाहिए था 2550, ये 6 साल में मिल रहा था, 5 साल में इतना ब्याज मिलना चाहिए था। तो आप बोलेंगे सर अगर सिंपल ये इसको नहीं करता कि इसका ब्याज इतना हो जा रहा है, तो हमको नॉर्मल ही ब्याज मिलता, कोई दिक्कत नहीं थी सर। 2250 अपॉन में 6 इंटू 5, तो इतना ब्याज मिल जाता। लेकिन इसने बोल दिया वो अब जो ब्याज था वो 1.8 टाइम्स हो गया। तो मान लेते कि पहले एक ब्याज मिल रहा था, अब उसका 1.8 टाइम्स मिल रहा है, तो 1.8 टाइम्स इतना मिलने लगेगा। 1.8 टाइम्स मिलेगा मतलब इतना हो गया। ठीक है, 2.8 भी तो हो सकता है। 7 1 7 5, 7 7 14 9, 7 4 28, 7 5 35। एक सेकंड इसको चेक कर लेंगे, फिर मेरे माइंड में एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। चेक करते हैं इसको। पॉइंट हटाकर नीचे एक जीरो आ जाएगा। 5 2 10 करने से बेटर है कि ये काट दिया जाए, 5 को वहीं रहने दिया जाए। ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा, 5 3 15, 15 5 75 का 5 7 यहाँ, 15 2 30 और 7 का 7 3 यहाँ, 15 30 और 3 33, फिर गलत हो गया। वैसे हमारा सही है आंसर। हमारे से पूछा था कि वो कितना हो जाएगा, तो आप देखिए 11,050 है, 11,050 था हमारे से अमाउंट पूछा है। तो सर 3375 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, एक यहाँ 4 4 और एक 14,000 आ रहा है। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है भाई, मिस्टेक कहाँ हो रही है? करा तो बिल्कुल सही है, फिर से देख लो एक बार। 2250 डिवाइडेड बाय, ये 6 के बराबर था, ये 5 निकल गया हमारा, इसको 1.8 टाइम्स करना था, इसको हटाकर नीचे 10 आ जाएगा। और सुन सब सुन प्यार की धुन, 6 3 18, 3 5 15, 15 5 75 का 5 7 यहाँ, 15 2 30 और 7 37 का 7 3 यहाँ, 15 2 30 और 3 33, 3375 आ रहा है, 3375। ओके ओके, तो 8,500 जोड़ना था ना भाई, उसमें 3375 जोड़ेंगे। 3375 सही था, ये राशि हमने ये गलत जोड़ी थी। तो 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 8 9 10 11 हो जाएगा। फिर भी गलत आ रहा है भाई, कहाँ मिस्टेक हो रही है फिर अब? 8,500 रुपये की राशि थी। ठीक है, 3375 हो रहा है, 3375 हो रहा है, आंसर सही आना चाहिए भाई। 5, ये 7 5 3 8 9 10 11, 1.8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, रुकिए। लास्ट बार देख रहा हूँ भाई, ठीक है, लास्ट बार देख रहे हैं। हमको लग रहा है कई बार ना हम देखते रहते हैं, गलती हमारे सामने होती है। मैंने आपको बोला था कितना आ रहा था ये, कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पर? 8,500 से इस पर जा रहे हैं हम, तो कितना ब्याज मिल रहा है? 2550 रुपये ब्याज मिल रहा है। लास्ट टाइम कर रहे हैं सॉल्व। और ये कितने सालों में मिल रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये 6 सालों में मिल रहा था, तो 5 सालों में इतना मिलेगा, लेकिन वो बोल रहा है 1.8 टाइम्स हो रहा है, तो ये 1.8 टाइम्स कर दिया, सिंपल। ठीक है, पॉइंट हटाकर नीचे जीरो आ जाएगा, इस जीरो को यहीं रहना चाहिए, जीरो से जीरो ये कट गया, 6 3 18 हो गया, 5 3 15, 15 5 75 होता है, 7 कैरी ओवर, 15 2 30 और 7 का 7 आ जाएगा, 15 5 75 होता है, 7 कैरी ओवर आ जाएगा, 5 3 15, 15 2 2250 ही आ रहा है ना ये, 15 10 2550, 2550 आ रहा था ना यार, 2550 है। ठीक है, 5 से 15 5 से 75 का 5 7 यहाँ, 15 5 से 75 और 7, यहीं पर मिस्टेक हो रही थी भाई। अब समझ में आ गई मिस्टेक, देख लीजिए। यहाँ पर आपको 8,500 से 1150 राशि हो जा रही है, मतलब कितनी? 1,050 और 1500, तो कितना हो जाएगा? 2550 रुपये। 2550 रुपये राशि हो रही थी। ठीक है, तो 2550 रुपये राशि हो रही थी, ये कितने? 6 सालों में, 5 साल का ये निकाल लिया और इसका 1.8 टाइम्स कर दिया। पॉइंट हटाकर नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 5 75 का 5 7 यहाँ, फिर 15 5 75, 75 में 7 जोड़ा तो 83 का 3 आ जाएगा, 8 कैरी ओवर आ जाएगा, 15 2 30 और 8 38 आ जाएगा, तो 3835 आ रहा है। और राशि कितनी थी? 8500, और इसमें 3800
35 जोड़ना है तो 5 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3, एक हासिल आ जाएगा, यहाँ 12, 12 335। एक बार में तो आंसर आ रहा था भाई, फिर गलती हो रही है भाई। समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में कहाँ 15 5 जो 75 का 5 7 यहाँ 15 5 जा फिर 75 और 75 में 7 ऐड करेंगे तो 82 होता है। अगेन देखिए कितनी छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है आज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। चलिए तो भाई, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतनी छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पूरे 25 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए यहाँ पर। ठीक है, और अगली क्लास में एसएससी सीपीओ के सेट के साथ मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।